फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस सीरीज़ जो है आपका पार्ट 4 है। इसके पहले के 3 पार्ट आपको इसी चैनल में इंग्लिश पेडागॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका, नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैम्पल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैम्पल है वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्टूडेंट रिसाइट अ पोयम, मतलब बच्चा जो है पोयम सुना करके, बच्चे को पोयम सुनाने के लिए बोलना। सेकंड है आपका, हैविंग स्टूडेंट्स रीड अ पैसेज, सिर्फ पैसेज पढ़ा करके। या फिर ऑप्शन 3 है आपका, इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट्स वाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन। या फिर ऑप्शन 4 है आपका, इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट्स। तो आपका ये जो ऑप्शन 3 है, इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स वाइल प्लेइंग अ गेम और हैविंग अ कन्वर्सेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटरैक्शन जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है आपका। जहाँ पे भी आप इंटरैक्शन देखेंगे समझ जाएंगे कि ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि जब बच्चे से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो गेम खेल रहा हो या उससे कभी भी बात कर रहे होते हैं, तो जो नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैम्पल है वो बेटर ऑब्टेन्ड होता है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, विच मेथड इज़ हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग, मतलब परमानेंट लर्निंग में कौन सा मेथड हेल्पफुल है। फर्स्ट है आपका लिसनिंग, या फिर सेकंड क्रैमिंग, थर्ड प्रैक्टिसिंग या रीडिंग। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस जब बच्चा करता है तभी वो परमानेंट लर्निंग कर पाता है। क्वेश्चन 13 कर लीजिएगा इसको। इसमें आफ्टर रीडिंग अ पोयम अ टीचर इन्वॉल्व्स लर्नर इन ग्रुप वर्क। After reading a poem, a teacher involves learner in group work. One group writes the theme of the poem, another draw pictures to depict to the main character, and yet another write the summary of the poem. This activity. अब देखो, आफ्टर रीडिंग अ पोयम मतलब पोयम रीड करने के बाद टीचर ने क्या किया, बच्चों को एक ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व कर लिया। अब जो वन ग्रुप है वो क्या करता है, वो पोयम की थीम लिखता है। अनदर ड्रॉ अ पिक्चर टू डेपिक्ट टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा जो ग्रुप है वो क्या करता है, पिक्चर ड्रॉ करता है, जो मतलब मेन कैरेक्टर्स को डेपिक्ट करने के लिए। फिर जो तीसरा ग्रुप है वो क्या करता है, राइट द समरी ऑफ द पोयम। तब ये जो एक्टिविटी है, सो दिस एक्टिविटी इज एम्स एट लर्नर टू प्रिपेयर असेसमेंट, या फिर विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर, या फिर एम्स इन एंगेजिंग द लर्नर, इसका सिर्फ एम है कि लर्नर को इंगेज कर दो। या फिर होगा कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। तो जहाँ पे भी बच्चों की डाइवर्स एबिलिटी की बात आती है, इंटरेस्ट की बात आती है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा भी है कि इस एक्टिविटी का एम क्या है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड, मतलब जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें क्या होना चाहिए। ये 2 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, या फिर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन ऑल चिल्ड्रेन। तो इसका मतलब ये जो 2 स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं इसमें से क्या होना चाहिए। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या फिर बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, या 1 इज़ करेक्ट 2 इज़ इनकरेक्ट, या फिर 1 इज़ करेक्ट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। तो देखो, इंक्लूसिव क्लासरूम को क्या होना चाहिए, डिफाइन क्लियर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ये तो सही बात है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू लिसन ऑल चिल्ड्रेन, ये भी सही है भाई, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर एक बच्चे को सुनने की। और इंक्लूसिव क्लासरूम के जो स्टैंडर्ड है वो भी क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है आपका, मिस रंजना टेल्स स्टोरी टू हर लर्नर्स इन द क्लास।
सी आस्क सम क्वेश्चंस ड्यूरिंग द स्टोरी। इट इज़, ये जो मिस रंजना है इसने क्या किया, अपने क्लासरूम में बच्चों को स्टोरी सुनाई और उसके बाद क्वेश्चन किया, मतलब ड्यूरिंग द स्टोरी, मतलब स्टोरी सुनाते सुनाते ही उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए स्टोरी से। तो ये क्या है, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, या फिर इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चंस, या फॉर द शेक ऑफ इट, या कंट्रोल द क्लास डिसिप्लिन। तो आपके ये तीन ऑप्शंस तो गलत है। इंस्ट्रक्शनल चेकिंग क्वेश्चंस नहीं है ये, फॉर द शेक ऑफ इट और या कंट्रोल द क्लासरूम डिसिप्लिन। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हैं, बचता है सिर्फ और सिर्फ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन। अब टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे बच्चों को स्टोरी सुना रहा है और सुनाते सुनाते ही कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, मतलब बच्चे स्टोरी सुनते सुनते ही क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं, उसी के ड्यूरिंग स्टोरी टीचर क्या कर रहा है, बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज। बच्चों की जो क्राइंग है, ऐसे मतलब बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो क्राइंग भी होती है, मतलब क्राई होता है उनका, वो क्या होता है, तो वो उनकी एक लैंग्वेज ही होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रो करके ही बताते हैं कि उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी जो क्राइंग रहती है चाइल्ड की, वो लैंग्वेज होती है। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज लैंग्वेज। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका, डायलेक्ट या साउंड। यहाँ पे साइन लैंग्वेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, साइन लैंग्वेज। क्राइंग ऑफ अ चाइल्ड इज साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होती है उनकी। बच्चा क्या करता है, रो करके ही मतलब उनको बताता है अपने पेरेंट्स को कि उसको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, या किसी को भी, तो वो उसकी साइन लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम लोग ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, साइन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है आपका, अ टीचर कैन एनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्पीक अ न्यू लैंग्वेज बाय। जो टीचर है बच्चों को नई लैंग्वेज बोलने के लिए कैसे एनकरेज कर सकती है। फर्स्ट है आपका, अलाउइंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक्स, या फिर अलाउइंग देम टू स्पीक फ्रीली वाइल नॉट टॉलरेटिंग देयर मिस्टेक, या फिर अलाउइंग देम टू स्पीक ओनली बाय लिसनिंग एंड रिपीटिंग, या फिर allowing them to make speak while punishing for every mistake। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका यहाँ पे सही बच रहा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि मतलब बच्चों को क्या करना है, फ्रीली बोलने देना है while tolerating their mistake। मतलब क्या करे, बच्चे को टीचर अलाउ करे कि वो मतलब फ्रीली बात कर सकें, और उनके जो मिस्टेक्स भी हैं उनको टॉलरेट कर ले टीचर, बिकॉज अगर वो मिस्टेक्स करेंगे तभी वो बेटर सीख पाएंगे। वैसे भी बोला जाता है मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है आपका, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स इंक्लूड। जो फ्लुएंसी डिसऑर्डर है वो क्या इंक्लूड करता है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, वॉइस, पिच, स्लटरिंग, या फिर वॉइस, पिच और स्लटरिंग। तो फ्लुएंसी, तो इसका आपका आंसर जो है ये तीनों ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। इसमें आंसर आपका पहले पिच दिया हुआ था, जो कि मतलब गलत है। इसको फिर बाद में व्यापम ने एक्सेप्ट 4 वाला किया है, इसलिए 4 के साथ जाएंगे हम लोग, वॉइस, पिच और स्लटरिंग के साथ। क्वेश्चन 18 है आपका, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज। मतलब दो से जो ज़्यादा पर्सन हैं उनके साथ जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं आइडिया, उसको क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग, टेलिंग, लिसनिंग या कम्युनिकेशन। तो मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग के साथ हम लोग कोई भी चीज़ अपने आइडिया एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। डिडक्टिव मैथड इज़ अ मैथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव मैथड से हम लोग क्या पढ़ाते हैं, स्पेलिंग, ग्रामर, पोएट्री या फिर प्रोज।
तो ग्रामर जो होती है उसको ही जो मतलब उसका पढ़ाना ही हमेशा डिडक्टिव मेथड से होता है, क्योंकि क्या करते हैं पहले हम उनको रूल्स समझाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ ले करके जाते हैं। तो मतलब जो ग्रामर टीचिंग का मेथड होता है वो डिडक्टिव मेथड होता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हमें ग्रामर टीचिंग कैसे करानी चाहिए, इंडक्टिव मेथड के थ्रू कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है डिडक्टिव मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, तो हम मतलब ग्रामर में ही क्या करते हैं, पहले रूल्स को बताते हैं फिर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो जब हम लोग रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं तो डिडक्टिव मेथड हो जाता है। क्वेश्चन 20 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिक्यूलेटर। आर्टिक्यूलेटर क्या होते हैं, जो हमारी स्पीकिंग में हेल्प करें, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय जो हेल्पफुल होती है उन सब चीज़ों को, वो सारे ऑर्गन्स हमारे आर्टिक्यूलेटर्स होते हैं। तो फेस, टंग, लिप्स या टीथ। तो जो टंग है, लिप्स है, टीथ है, तो ये तो हम लोग कोई भी चीज़ बोलते समय यूज़ करते हैं, लेकिन जो फेस है वो यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, नेगेटिव में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिक्यूलेटर। तो जो साउंड प्रोड्यूस करने में नहीं नहीं हेल्प करता है, तो वो क्या होगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट फेस हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 21 है आपका, अ पर्सन इज सेड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन ही और शी। ए पर्सन को मतलब गुड स्पीकर कब कहा जाता है, स्पीक्स वेरी फास्ट या फिर यूज ईडियम्स। थर्ड है आपका, इज एबल टू कन्वे आइडियाज़ एंड फीलिंग। और फोर्थ है आपका, नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, अगर कोई भी पर्सन अपने आइडियाज़ और फीलिंग को कन्वे कर पा रहा है तभी वो एक गुड स्पीकर होगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। फिर 22 नंबर है आपका, व्हेन यू स्पीक टू प्रूव योर पॉइंट टू अदर देन योर स्पीच इज़। मतलब जब हम लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बात करते हैं तो हमारा जो मतलब स्पीच होती है वो क्या होती है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव होती है। नैरेटिव मतलब तो होता है कि किसी चीज़ को नैरेट करना। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब इन्फॉर्म करना किसी भी चीज़ को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। तो जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तभी तो मतलब हम अपना मतलब पॉइंट प्रूव करने के लिए करते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है आपका, मिस्टर कमल आस्क द लर्नर टू लर्न अ पोएम बाय हार्ट एंड रिसाइट दिस एक्सरसाइज एम्स टू। उसने मिस्टर कमल ने क्या कहा, लर्नर को कहा कि आप पोएम को लर्न करो बाय हार्ट एंड रिसाइट। तो दिस एक्सरसाइज एम्स टू मेमोरी इम्प्रूवमेंट, या फिर इंटीग्रेटिंग रीडिंग एंड राइटिंग, इंटीग्रेटिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग, या फिर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रीडिंग एंड स्पीकिंग। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है, रीड करना है और जो स्पीक करना है मतलब बाय हार्ट। तो अब भाई बच्चा जब उसको बोल बोल के पढ़ रहा है तो वो उसको रीड कर रहा है, और रिसाइट यानी होता है सुनाना। तो मतलब बोलता भी उसमें मतलब पढ़ रहा है तो बोल के ही पढ़ रहा है, और रिसाइट भी कर रहा है मतलब सुना भी रहा है। तो रीडिंग एंड स्पीकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर असेसिंग स्पीकिंग एबिलिटी एज सजेस्टेड बाय द बर्ड एंड डेनिसन इन 1987 इन देयर 4-point स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर्स। तो बाकी के जो 3 हैं वो उसने सजेस्ट किए थे, लेकिन ये जो थर्ड वाला है इसमें सजेस्ट नहीं किया था। और यहाँ पे ऑप्शन भी नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड हैपन इफ टीचर डू नॉट प्रिपेयर टीचिंग प्लान्स। मतलब अगर टीचर ने टीचिंग प्लान को प्रिपेयर नहीं किया तो क्या होगा। द टीचर वुड फ्री टू टीच एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या है आपका गलत ऑप्शन है, टीचर फ्री हो जाएगा कुछ भी पढ़ाने के लिए बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। या फिर होगा विल गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर टू द क्लासरूम।
तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। A teacher will not be clear about the objectives, activities and material required for teaching. या फिर होगा the student will learn as much as they would have in a class for which the teacher would have a definite plan. तो only ऑप्शन 3 आपके पास करेक्ट बच रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। A teacher will not be clear about the objective, एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग। मतलब अगर टीचर ने टीचिंग प्लान रेडी ही नहीं किया है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ कैसे क्लियर होगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।